पिछले एपिसोड यानी कि चैप्टर नंबर 74 में हमने देखा था रसल प्रिंसेस सेकेट की बातों में बहुत बुरी तरीके से फंस जाता है। सवाल तो ये था कि वो उनकी बातों से आखिर कैसे निकल पाएगा। खैर वो सब जानेंगे हम आज के इस पार्ट में, और आज के इस पार्ट में हम ये भी देखेंगे आर्चड्यूक बिस्मार्क और चैरॉन आखिर किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। एंडीमियन कैपिटल, जहाँ पर रसल खड़ा होता है और ये सोच रहा था। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि प्रिंसेस सेकेट थोड़ी जेलस हो जाएंगी इस बात से। हालांकि मुझे खुशी भी हो रही है और थोड़ी बुरा भी लग रहा है। फिर कुछ वक्त पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रसल प्रिंसेस सेकेट के चंगुल में फंसा हुआ था, लेकिन वहाँ पे किंग राथमस के आ जाने से रसल बाल बाल बच जाता है। और इसी के साथ साथ किंग के द्वारा रसल को यहाँ पर कुछ पेपर्स भी मिले होते हैं, और रसल उन बातों को सोच के बहुत परेशान था जो कि किंग ने उस वक्त कही थी। मैं पूरे समय रसल रेमंड परिवार के कागजाती चीज़ों पे रिपोर्ट देख रहा था, और फिर मुझे अंत में पता चला कि वो सारी चीज़ें जो भी थी, वो रिपोर्ट्स, वो रसल रेमंड हाउस होल्ड के पेपर्स, वो सारे फ्रॉड थे, वो सब कुछ एक स्कैम था। न जाने मुझे ये बात कैसे नहीं पता चली। किंग राथमस उसे ये बताते हुए बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, क्योंकि रसल रेमंड हाउस होल्ड के जो कागजात थे वो सारे के सारे फ्रॉड थे। और जैसे ही रसल ये बात सुनता है वो भी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है, और निराश किंग राथमस रसल से कहते हैं, मुझे माफ़ कर देना, ये मेरी ही लापरवाही से हुआ। मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ, और साथ ही तुम्हारे हाउस होल्ड से भी। रसल उनसे माफ़ी ना मांगने के लिए कहता है, और इसी के साथ साथ सर ऊपर उठाने के लिए भी कहता है। और रसल को यहाँ पर वो बात याद आती है जो कि एक बार उससे लड़ते हुए एमसी राय ह्यूई ने कही थी, तुम कितने बड़े बेवकूफ़ हो, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पिता को मारने में सिर्फ एम्पायर का हाथ था। और फिर रसल को समझ आता है कि किंग के हाथों में जो रिपोर्ट्स दिए गए थे वो सारे नकली थे। साथ ही साथ इस एंडीमैन के अंदर ऐसा कोई छुपा हुआ है जो कि रसल के पिता की मौत के पीछे था। रसल ये सब बातें सोचकर बहुत ज़्यादा घबरा रहा था, उसके हाथ कांपने लगते हैं। फिर रसल की फियोंसे यानी कि प्रिंसेस सेकेड उसके हाथों में हाथ थामती है और फिर उसकी ओर देखती है, मानो अंदर से वो ये कहना चाह रही थी कि सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा। फिर किंग रसल को यहाँ पर वो कागजात देते हैं जो कि हमने इस एपिसोड की शुरुआत में रसल के हाथों में देखा था, साथ ही साथ ये कहते हुए कि तुम जिन चीज़ों से अभी गुजर रहे हो शायद वो चीज़ें तो ना बदल पाएं, लेकिन हो सकता है ये चीज़ तुम्हारी काफ़ी मदद कर सकता है। और ये लव रिम म्यूजियम 6 फ्लोर बेसमेंट में जाने का परमिट होता है। और यहाँ रसल म्यूजियम की ओर चल देता है, ये कहते हुए कि मुझे लगता है मुझे पहले म्यूजियम चले जाना चाहिए, उसके बाद फिर मैं एम्पीरियल वॉल्ट जाऊंगा। फिर इसके बाद अगले सीन में रसल 5th फ्लोर बेसमेंट में पहुंच जाता है, लव रिम म्यूजियम 5th फ्लोर बेसमेंट में। और वो यही सोच रहा होता है, आम लोगों के लिए ये जगह यहाँ की सबसे ज़्यादा डीपेस्ट बेसमेंट होगी, लेकिन एक्चुअली में यहाँ पर एक और बेसमेंट है, यानी कि एक और फ्लोर है। फिर किंग रैथमस ने जो रसल को परमिट दिया था, रसल उसे खोलता है और पढ़ता है, द 6th फ्लोर बेसमेंट। ये एक ऐसा स्टोर है जहाँ पर सारे टावर के मैजिशियंस के मैजिक्स के बारे में बताया गया है और उनकी ओरिजिनलिटीज़ के बारे में, और इसके अंदर वही जा सकता है जिसके पास किंग के द्वारा दिया गया परमिट हो। फिर तभी आसपास कुछ ब्लू रंग के इफेक्ट्स होने लग जाते हैं, जिसे देखकर रसल को पता होता है कि वो टेलीपोर्टेशन मैजिक में हो रहा है, यानी कि रसल सीधा 6 बेसमेंट में टेलीपोर्टेशन मैजिक के थ्रू जा रहा है। और फिर जैसे ही रसल यहाँ पर पहुँचता है वो देखता है यहाँ पर तो बुक्स का भंडार लगा हुआ है। यहाँ पर उसे बहुत सारी बुक्स देखने को मिल जाती है, मानो एक बुक की लाइब्रेरी। और साथ ही साथ उसके पास 48 घंटे होते हैं, जिसमें कि उसका ये सारी बुक्स पढ़ पाना इम्पॉसिबल ही था, और इस जगह पर वो अपना मैजिक भी इस्तेमाल नहीं कर सकता था। फिर असल आगे बढ़ता है ये सोचते हुए कि मैं अपनी किताबों को सबसे पहले टाइटल देखूंगा और तब जाके मैं उन किताबों को उठाऊंगा जिसे मुझे पढ़नी है। और यहाँ पर असल बुक्स के टाइटल के हिसाब से बुक पढ़ने की सोच रहा था, जब वो पहली बुक उठाता है जिसका टाइटल होता है रोर ऑफ द अर्थ ड्रैगन, जिसके ऑथर एरवन रडन होते हैं। वो कैपिटल येलो टावर के मास्टर होते हैं, आज से करीब 400 साल पहले। रसल उस किताब को खोलता है और उसके बारे में थोड़ी चीज़ें पढ़ने लग जाता है। वो उनके बारे में पढ़ता है कि उन्होंने 5th सर्कल अर्थक्वेक मैजिक को सीधा 7th सर्कल में बदल दिया था। उन्होंने सारी मानव को एक साथ इकट्ठा करा और उन्हें अंडरग्राउंड के लिए तैयार करा, और सरफेस पे फोकस करते हुए इस तरह से रिलीज करा जैसे कि एक चलता हुआ पंखा। फिर यहाँ पर स्क्रीन पे रसल को एक नोटिस शो होता है जिस पे लिखा होता है, तुम्हारी अर्थ मैजिक एलिमेंट की अंडरस्टैंडिंग बढ़ चुकी है, और वो बढ़कर 99.9% की प्लस में जा चुकी है। रसल ये देखता है और कंफ्यूज हो जाता है। फिर उसके सामने एक मिशन के साथ एक और स्क्रीन शो होती है, इंक्रीज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अर्थ मैजिक। अब यहाँ पर रसल को अर्थ मैजिक को समझना होगा। मीन्स टोटली यहाँ पर ये मिशन था कि रसल को एडवांस ग्रेड अर्थ मैजिक को इतना ज़्यादा समझना होगा कि वो मास्टरी ग्रेड अर्थ मैजिक में बदल जाए।
यानी कि रसल को यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग लेवल अपना बहुत ज़्यादा हाई करना होगा। और इसी के साथ साथ यहाँ पर रसल को क्लियर रिवॉर्ड्स में जो मिलने वाला था वो भी बताया जाता है। तुम्हें एडवांस ग्रेड माना स्टोन्स मिलेंगे 2 और फुटप्रिंट ऑफ द अर्थ ड्रैगन, जिसका मतलब है कि अर्थ ड्रैगन के बारे में तो चीज़ें पता चल जाएगी, यानी कि क्लू मिल जाएगा एक। और रसल जैसे ये पढ़ता है बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। सिल्वर ड्रैगन के और फायर ड्रैगन के पता लगने के बाद मैं बिल्कुल ही इन चीज़ों में खो गया था कि मैं अगले ड्रैगन के बारे में कैसे पता लगा पाऊंगा। लेकिन किसने सोचा था अगले ड्रैगन के बारे में मुझे रिवॉर्ड से मिला हुआ वो गिफ्ट, यानी कि वो रिवॉर्ड से डायरेक्ट उसका क्लू मिल जाएगा और मेरे लिए जानकारी सच में बहुत ज़्यादा मज़ेदार होगी। लेकिन यहाँ पर असल की असली प्रॉब्लम ये थी कि वो अर्थ एलिमेंट मैजिक अंडरस्टैंडिंग को मास्टरी ग्रेड तक कैसे पहुंचा पाएगा। इसीलिए वो सोचता है कि वो सारी चीज़ों को मेमोराइज कर लेगा जिससे कि उसकी अंडरस्टैंडिंग लेवल इंक्रीज हो जाए। फिर यहाँ रसल काफ़ी सारी बुक्स पढ़ जाता है और फिर भी वो यही सोच रहा था कि सारी की सारी बुक्स पढ़ लेना इसका मतलब ये नहीं होगा कि मेरी अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ जाएगी। थोड़ा सोचना पड़ेगा। मुझे ये कहा गया था कि मैं इस जगह से सिर्फ और सिर्फ एक किताब बाहर ले जा सकता हूँ, तो मैं अपने साथ कौन सी एक किताब बाहर लेके जाऊँ। फिर तभी रसल की नज़र एक स्टैचू पे पड़ती है जिसने कि एक किताब पकड़े हुए थे और रसल उस किताब को लेते हुए ये सोच रहा होता है कि आखिर ये किताब रखने की कैसी जगह है, जबकि यहाँ पर इतने सारे बुक शेल्फ से उनमें रखा जा सकता था। और फिर रसल इस किताब को खोलता है। इस किताब का नाम था ट्रांसेंडेंट मैजिक और इसके ऑथर पे लिखा गया था फाउंडिंग मेज। और फिर रसल जैसा ही ये पढ़ता है उसे पता लगता है कि ये फाउंडिंग मेज वही है जिसने रेमंड हाउस होल्ड का विकास किया था और इसका नाम था लूथर रेमंड। और ट्रांसेंडेंट मैजिक जो है वो इसी के ऊपर किताब है। फिर रसल इस स्टैचू को देखकर यहाँ से सीधा टेलीपोर्ट मार के वापस लौट जाता है और फिर जैसे ही रसल यहाँ पर वापस लौटता है उसके सामने मिस डारिया खड़ी होती है जो कि उसे यहाँ पर काफ़ी खड़ी खोटी सुनाती है। वो उससे कहती है कि अपने इस चेहरे को देखो तो ऐसा लग रहा है कि 48 घंटे से तुम बिल्कुल भी नहीं सोए हो। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है ना कि आराम करना भी उतना ही ज़रूरी है जितना ज़्यादा काम। क्या तुमने ये सोच लिया है कि तुम अपने मास्टर का कहना हमेशा इग्नोर करोगे? अच्छा तो अब तुम थोड़े से बड़े क्या हो गए इसलिए तुम अपनी मनमानी करने चले। और असल उनकी ये खड़ी खोटी सुनकर वहीं पर लूज पड़ जाता है। फिर उसके बाद मिस डारिया उससे कहती है ये तो ट्रांसेंडेंट मैजिक किताब है ना, जिसमें रसल कहता है कि हाँ आपको इसके बारे में पता है मतलब। फिर वो उसे बताती है ट्रांसेंडेंट मैजिक एक इंसान का अलग ही रूप है जिसमें कि वो एक अलग ही मैजिक लेवल पे पहुंच जाता है। ये एक ऐसा मैजिक होता है जो कि पूरी दुनिया के बाउंड्री को क्रॉस कर सकता है। और जैसा कि पहले की कहानियों में बताया गया है तो फाउंडिंग मेज जो था वो बिल्कुल सुनामियों में समा गया था, बिल्कुल समुद्र के बीच में, जब बिजली की चमक उस पे आई थी। और मिस डारिया के द्वारा हमें यहाँ पर यह पता चलता है कि इस किताब के द्वारा यूज किए गए मैजिक से बहुत बड़ा रिस्क भी पैदा हो सकता है, क्योंकि जैसा उनका कहना था जो फाउंडिंग मेज था वो सीधा सुनामियों में समा गया। वेल इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ मिस डारिया ये कहती है कि ये हाई वैल्यू ट्रांसेंडेंट मैजिक किताब है जिसकी बहुत ज्यादा वैल्यू है। फिर रसल उस किताब की ओर देखकर यही सोच रहा होता है कि मिस डारिया ने इस किताब के बारे में इतनी सारी बातें बताई, यानी कि लूथर रेमंड सच में बहुत ज्यादा कमाल के थे। फिर मिस डारिया रसल से कहती है देखो मैं तुम्हें इस चीज के लिए रोकूंगी नहीं, लेकिन इसका इस्तेमाल करते वक्त तुम्हें सतर्क रहना होगा, क्योंकि ये किताब एक 8वें सर्कल की मैजिक है जो कि बहुत आगे बढ़ सकती है। क्योंकि अगर कुछ चीजें गलत हुई तो तुम इस किताब के अंदर समा जाओगे। रसल कहता है कि हाँ मैं समझ गया, मैं इसे बेशक याद रखूंगा। फिर मिस डारिया उससे कहती है कि चलो अब इंपीरियल वॉल्ट चलते हैं। देन हम अगले सीन में देखते हैं कि मिस डारिया और रसल किसी जंगल की ओर जा रहे होते हैं और इस जंगल को देखते हुए भी रसल यही कह रहा होता है मैंने सोचा नहीं था कि ये इंपीरियल वॉल्ट हमारे एरिया के बाहर होगा। फिर मिस डारिया उसे बताती है कि हम अभी पहले जिस जगह पे जा रहे हैं वो फर्स्ट ट्रेजर वॉल्ट है। तो जैसा कि तुम जानते हो पहला ट्रेजर वॉल्ट जो कि एसेसरीज के लिए है और दूसरा ट्रेजर वॉल्ट जो कि हथियारों के लिए है और तीसरा जो ट्रेजर वॉल्ट है वो सारे टाइप के आइटम्स को रखता है। फिर मिस डारिया कहते हैं कि हम पहुंच गए और यहाँ हम देखते हैं कि मिस डारिया और रसल एक लेक के पास आए होते हैं जो कि देखने में बहुत खूबसूरत नज़ारा लग रहा। ये ढलता हुआ सूरज और ये चमकती हुई लेक। फिर तभी मिस डारिया अपनी छड़ी ऊपर उठाती है और रसल से कहती है अपनी आंखें खुली रखना और इसे ध्यान से देखना कि अब आगे क्या होने वाला है। फिर मिस डारिया अपनी छड़ी सीधा जमीन पे मारती है जिसमें कि वहाँ के काफी एरियो में एक चक्र टाइप का बन जाता है। रसल उन्हें देखता है और कहता है कि कितने सुंदर है। एक एनक्रिप्टेड मैजिक कंपायर्ड ऑफ टेंस, ये एक 100 मैजिकल पावर का ट्रैप है। अगर मैं मिस डारिया के साथ यहाँ पर नहीं आया होता तो मैं तो इंपीरियल वॉल्ट में जा ही नहीं पाता। फिर मिस डारिया अपनी इस मैजिकल पावर से लेक के बीच में एक बहुत बड़ा सा गैप क्रिएट कर देती है जिससे कि नीचे सीढ़ियाँ दिखने लग जाती हैं जो कि सीधा इंपीरियल वॉल्ट में जाती थी। फिर रसल और मिस डारिया सीढ़ियों से होते हुए नीचे की ओर जा रहे थे
मिस डारिया रसल से कहती है, रसल तुम यहाँ से सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ बाहर ले जा सकते हो। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा म्यूजियम में था। फिर रसल जैसे ही कह रहा होता है कि हाँ मैं ये बात समझ गया कि तभी उसके हाथों में जो वो क्लाउडी रिंग होती है वो बहुत ज़ोरों से कड़कने लग जाती है। रसल की वो क्लाउडी रिंग बहुत ज़्यादा ज़ोरों से कड़कती है, जिसे देखकर रसल भी सोच में पड़ जाता है ये अचानक क्या हो रहा है। आज से पहले तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ था, मानो ऐसे कि ये रिंग किसी अपने से मिलना चाहती है। फिर मिस डारिया रसल से कहती है, देखकर ऐसा लगता है कि इसका आधा हिस्सा वॉल्ट में है जो कि इसे वहां पर खींच रहा है। फिर रसल सोचता है 2 पार्ट्स वाला आर्टिफैक्ट्स ज़्यादा तौर पर सिंगल आइटम ही होते हैं जो कि अकेले ही सब काम करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे आर्टिफैक्ट होते हैं जिनके 2 हिस्से होते हैं और इसी से वो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर पाते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि मेरा गोल्डन मास्क, उसके भी 2 हिस्से हैं। और सोचने वाली ये बात है, मुझे जितने भी रिवॉर्ड मिलते हैं वो ड्रैगन से रिलेटेड होते हैं। रसल यही सब चीज़ें सोच रहा होता है कि तभी उसकी वो हाथों में जो रिंग होती है वो उसे सामने एक दरवाजे की ओर इशारा देती है। फिर मिस डारिया कहती है, देखो शायद तुम्हारी ये रिंग उस ओर इशारा दिखा रही है जिस ओर इसका दूसरा पार्ट है। फिर रसल कहता है, हाँ मेरे को भी इसकी बहुत ज़्यादा उत्सुकता हो रही है, मैं भी देखना चाहता हूँ आखिर क्या चीज़ है, ऐसा कौन सा आर्टिफैक्ट है जिसके लिए रिंग इतनी ज़्यादा डेस्परेट हो रही है। फिर इसके बाद मिस डारिया और रसल जब अंदर जाते हैं तब उन्हें पता चलता है जिस चीज़ के लिए ये रिंग इतनी ज़्यादा शॉक क्रिएट कर रही थी वो ये थी। फिर मिस डारिया उसे बताती है कि ये जेड ऑफ क्लाउड है, जिसे सुनकर रसल कहता है कि ये जेड ऑफ क्लाउड क्या होता है। मिस डारिया उसे बताती है, इस जेड ऑफ क्लाउड में एक खास एबिलिटी होती है, वो है वेदर कंट्रोल। ये बात सुनकर रसल भी सोचने लग जाता है, वेदर कंट्रोल? हमारे पूरे कॉन्टिनेंट में 10 से भी कम ऐसे मेजर्स हैं जो कि सिर्फ वही वेदर कंट्रोल कर सकते हैं। क्लाइमेट में बदलाव करना सच में बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है कंट्रोल करने के लिए, और साथ ही साथ इसे सीखना वो भी बहुत मुश्किल। फिर मिस डारिया उसे बताती है, क्लाइमेट कंट्रोल करना एक बहुत बड़ा एडवांटेज हो सकता है, लेकिन इसी के साथ साथ इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क भी होता है। काफ़ी फैक्टर्स होते हैं, माना कंजप्शंस, लॉन्ग कास्टिंग टाइम्स। रसल फिर महसूस करता है, ये तो बिल्कुल वैसा ही मेरे को फील हो रहा है जब मैंने ब्रह्मास्त्र को पकड़ा था। फिर रसल इसी चीज़ को काफ़ी सोचते हुए ये फैसला लेता है कि वो इस जेड ऑफ क्लाउड को चुनेगा। अब क्योंकि उसकी रिंग भी यही चीज़ चाह रही थी तो वो इस जेड ऑफ क्लाउड के ऊपर हाथ रख देता है, ये कहते हुए कि मैं इसे चुनता हूँ। और फिर रसल जैसे ही उस एग के ऊपर हाथ रखता है काफ़ी ज़ोर से एक इलेक्ट्रिक शॉक होकर वो एग गायब हो जाता है, क्योंकि ये रिंग उसकी सारी पावर अपने अंदर अब्सॉर्ब कर रही होती है। फिर यहाँ पर एक नोटिफिकेशन शो होता है जिसमें बताया जाता है, तुमने क्लाउड ड्रैगन का विंग फ्रेगमेंट ऑब्टेन कर लिया है। क्लाउड ड्रैगन क्लाइमेट कंट्रोल कर सकता है, इसी के साथ साथ क्लाउड्स भी। ये एक म्यूटेंट लाइटनिंग ड्रैगन है जो कि बहुत रेयर किस्सों में होता है। फिर रसल इसके बाद इस रिंग की पावर अपने अंदर महसूस करते हुए ये कहता है, क्लाउड जेड की असली ताकत सिर्फ वेदर कंट्रोल करना ही नहीं है, ये उससे भी बढ़कर है। फिर मिस डारिया उसे टोकती है और कहती है कि रसल तुम्हें कोई आइडिया है कि तुम इसे किस तरीके से इस्तेमाल करोगे। फिर रसल कहता है कि हाँ मैं इसी बारे में थोड़ा बहुत सोच रहा था। फिर मिस डारिया उसे बाहर बुलाती है ये कहते हुए कि मैं देखना चाहती हूँ तुम्हें जो आधी हिस्सा मिला है उसमें आखिर ऐसी क्या ताकत है और तुम इसे किस तरीके से इस्तेमाल करोगे। देन फिर इसके बाद बाहर आ जाते हैं वो दोनों, और फिर यहाँ पर रसल अपनी इस लाइटनिंग क्लाउड का इस्तेमाल करता है, या कहें जेड ऑफ क्लाउड्स, क्लाउडी रिंग, समरसॉल्ट फॉर्म। और फिर अचानक रसल सीधा जमीन से आसमान की ओर चले जाता है, वो भी एक झटके में, जिसे देखकर मिस डारिया काफ़ी इंप्रेस हो जाती है और कहती है, ओह फ्लाइट मैजिक, नहीं नहीं ये शायद नॉर्मल जंप थी। और यहाँ रसल इस एक जंप से आसमान में आ जाता है और वो ये देखकर यही सोच रहा था, मुझे यकीन नहीं होता मैं सिर्फ एक जंप करने से इतना ऊपर आ गया, और क्या मुझे इस क्लाउडी फॉग का शुक्रिया अदा करना चाहिए जो कि इस मेरे पैरों में है। लेकिन उससे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये जंप कभी ख़त्म ही नहीं होती। और यहाँ पर हम देखते हैं रसल की मैजिक पावर काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार थी, वो इस मैजिक की मदद से हवा में काफ़ी ज़्यादा स्पीड में मूवमेंट कर पा रहा था। ये उसके फ्लाइट मैजिक से भी ज़्यादा मज़ेदार थी क्योंकि इसमें उसे अपनी डायरेक्शन चेंज करने के लिए अपनी स्पीड लो नहीं करनी होती, और ये मूवमेंट बहुत ज़्यादा फास्ट थी। फिर तभी याद आता है रसल को, अरे हाँ लेकिन एक चीज़ है, माना कंजप्शन, यानी कि माना ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद रसल एक और चीज़ ट्राई करते हुए अपना हाथ सीधा आसमान की ओर उठाता है और फिर एक बहुत जोर की बिजली क्रिएट करता है, जिसे देखकर मिस डारिया भी कहती है, ये तो एक लाइटनिंग क्लाउड है, तुम इस ताकत से एक छोटे कैसल को ख़त्म करने की शक्ति रखते हो। लेकिन यहाँ पर रसल का माना कंजप्शन यानी कि उसका माना ख़त्म हो जाने के कारण वो सीधा नीचे पानी में गिर जाता है, जिसे देखकर मिस डारिया कहती है, शायद तुम्हारे पास माना नहीं बचा था। फिर इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं मेज एकेडमी सोसाइटी। मेरी बॉडी बहुत दर्द हो रही है, ऐसा लग रहा है मेरी जान ही ले लेगी। मुझे क्लाउडी रिंग का तभी इस्तेमाल करना चाहिए जब वो बहुत ज़रूरी होगा। फिर इसके बाद रसल बुक स्टोर के पास जाता है ये सोचते हुए कि
तो अब जब मेरे को वो चीज़ मिल चुकी है जो मेरे को चाहिए थी, तो वापस अब मिशन पे लौटते हैं, मिशन कंटिन्यू रखते हैं। एडवांस अर्थ ग्रेड मैजिक पे अंडरस्टैंडिंग लेवल पाना, मास्टरी ग्रेड अर्थ मैजिक तक। फिर असल उस बुक शेल्फ से एक किताब निकालता है जो कि येलो टावर की होती है, क्योंकि अब जब उसे अर्थ मैजिक सीखना था तो उसने ये किताब निकाली और फिर वो इसमें 6 सर्कल मेजर्स ढूंढने लग जाता है जो कि येलो टावर से होंगे। फिर तभी वो देखता है उस किताब में और कहता है इन्हें तो मैं जानता हूँ। देन इसके बाद फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एक ऑफिस के अंदर यहाँ रसल बैठा होता है और कॉफ़ी उठाते हुए कहता है बहुत लंबा अरसा हो गया आपसे मिले हुए, माफ़ कीजिएगा मैं आपसे काफ़ी लंबे समय से मिलने नहीं आ पाया, एल्डर स्पेगलमैन। और यहाँ पर रसल एल्डर स्पेगलमैन से मिलने आया होता है, क्योंकि अब जब वो येलो टावर के होते हैं और वो 6 सर्कल के मेज भी हो चुके होते हैं तो ये बहुत अच्छा था कि अब वो इसे सिखाएं। देन इसके बाद एल्डर स्पेगलमैन रसल से कहते हैं अरे कोई बात नहीं ऐसा मत कहो, इधर भी कुछ ऐसा खास नहीं हुआ है। फिर रसल उनके बारे में सोचता है, मैं जब इनसे टेम्पल ऑफ मिरर्स में मिला था तब ये 5th सर्कल पे थे और अब ये 6th सर्कल पे आ चुके हैं, जो कि वाकई में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव है। फिर एल्डर स्पेगलमैन रसल से कहते हैं मैंने सुना है कि शायद तुम अर्थ मैजिक के बारे में कुछ चीज़ें जानना चाहते हो। रसल कहता है हाँ मैंने 6th फ्लोर बेसमेंट में उसके बारे में पढ़ा था, तो इसीलिए मैं इस अर्थ मैजिक के बारे में जानना चाहता हूँ। फिर एल्डर स्पेगलमैन मुस्कुराते हुए रसल से कहते हैं मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं तुम्हारी इस काम में मदद कर पाऊँगा, तो अगर तुम कहो तो हम अभी से स्टार्ट करते हैं। जिसमें कि तभी तुरंत रसल बहुत सारे पेपर्स उनके टेबल पर रख देता है और ये देखकर एल्डर स्पेगलमैन कहते हैं तुम किसी बात से मुझसे नाराज़ थे क्या। एल्डर स्पेगलमैन इतने सारे पेपर्स को देखकर घबरा जाते हैं। फिर तभी सीन चेंज होता है और यहाँ पर एक टावर दिखाया जाता है जो कि आर्च ड्यूक बिस्मार्क का था, जिसके अंदर आर्च ड्यूक बिस्मार्क बैठ कर कह रहा होता है हमने कई सारे लोग जीते, वेपन मैन्युफैक्चरिंग जो है वो भी बहुत अच्छे से चल रहा है और मुझे लगता है मिलिट्री प्रिविशंस के बारे में इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब बस इंतज़ार है तो बिल्कुल सही वक्त का, बस थोड़ा और इंतज़ार और पूरा एंडीमेन हमारा होगा। फिर आर्चड्यूक के पीछे से हवा चलने लग जाती है और एक आवाज़ आती है जो कि कहती है माफ़ी चाहूँगा ऐसे आधी रात में आने के लिए। फिर तभी आर्चड्यूक बिस्मार्क उसकी ओर देखता है और कहता है तुम तो, और सोचता है ये ग्रीन आंखें, क्या ये चैरॉन है? और ये वही होता है। फिर आर्चड्यूक बिस्मार्क से कहता है ये शायद पहली बार है कि हम पर्सन टू पर्सन मिल रहे हैं, मैं चैरॉन, आपसे मिलकर अच्छा लगा, आर्चड्यूक बिस्मार्क। फिर आर्चड्यूक बिस्मार्क उसे कहता है कि तुम्हें ऐसा देखकर लग नहीं रहा कि तुम यहाँ पर कुछ करने आए हो, तो क्या इस आधी रात को तुम मुझ पर हंसने आए हो या फिर कुछ और? फिर चैरॉन कहता है नहीं ऐसा नहीं है, मैं जिस रीज़न से आपके पास आधी रात को ऐसे आया हूँ वो ये है। यहाँ चैरॉन ये चीज़ आर्चड्यूक बिस्मार्क को दिखाता है जिसमें कि काफ़ी अलग अलग सिंबल्स बने होते हैं। आर्चड्यूक कहता है अब ये क्या है? फिर चैरॉन आर्चड्यूक को बताता है ये उस चीज़ का एक छोटा सा सैंपल है जिसे आप बहुत ज़्यादा चाह रहे थे, द की स्टोन ऑफ द मैजिक सीलिंग। फिर चैरॉन आर्चड्यूक बिस्मार्क को ये बताता है कि द की स्टोन ऑफ मैजिक सीलिंग, जिसने टाइटनस के गेट को सील करके बहुत लंबे समय से ब्लॉक करके रखा हुआ है। आर्चड्यूक उसकी ये बात सुनकर सोचता है अच्छा तो ये कोई साधारण चीज़ तो नहीं है, इसमें ऐसी ताकत छुपी हुई है जो कि टाइटनस से रिलेट करती है। लेकिन फिर आर्चड्यूक उस चैरॉन से कहता है लेकिन केवल यही सिर्फ काफ़ी नहीं है, ये उस एंडीमेन के उन मास्टर्स को ख़त्म नहीं कर सकता। तुमने मेरे से ये छोटा मोटा स्टोन लाने का वादा किया था। ये कहते हुए आर्चड्यूक के अगल बगल से पर्पल कलर का बहुत भयंकर ऑरा निकल रहा होता है, जिसे देखकर चैरॉन भी थोड़ा घबरा जाता है। वो सोचने लग जाता है ये पर्पल एनर्जी ये सिर्फ उस एंडीमेन रॉयल फैमिली के पास होती है। फिर उसके बाद चैरॉन आर्चड्यूक को कहता है आर्चड्यूक क्या तुम जानते हो कि टाइटनस में कितने सारे जायंट्स और मॉन्स्टर्स कैद हैं? आज से कई समय पहले जब गॉड्स और जायंट्स के बीच में जो युद्ध हुआ था, जिसमें गॉड्स ने अपनी विजय प्राप्ति की थी, जिसमें कि उन्होंने 100 से भी ज़्यादा जायंट्स और मॉन्स्टर्स को ट्रैप्ड कर दिया था टाइटनस में। इतने सारे जायंट्स को कैद करने के लिए सैकड़ों दांव की आवश्यकता थी, जिनमें परलौकिक शक्ति है। यदि हम इनमें से अगर 2 को भी अपने हाथों में ले लेते हैं तो हम उस ब्लू टावर और उस फ्लेम टावर में से दोनों को अपने गिरफ्त में कर सकते हैं। अब क्योंकि एक्सकवेशन का काम बिल्कुल सही और तेज़ी से चल रहा है तो हमें जल्दी ही ओरिजिनल की स्टोन मिल जाएगा। फिर आर्चड्यूक मुस्कुरा कर कहता है अच्छा तो मैं अब समझा कि तुम मेरे पास ये सैंपल किस लिए लेके आए, ताकि तुम ये बता सको कि काम कहाँ तक आगे बढ़ा है। जिसके बाद फिर चैरॉन कहता है हम अपने वादों के पक्के होते हैं और इसीलिए हम तुमसे भी यही एक्सपेक्ट करेंगे कि तुम भी अपने वादे के पक्के रहो।
फिर आर्चड्यूक कहता है, तुम्हें मुझे कहने की ज़रूरत नहीं, एक बार बस मैंने वो जगह प्राप्त कर ली, फिर मैं तुम्हारी बेशक मदद करूंगा डारिया को ख़त्म करने में। फिर चारण वहाँ से जा रहा होता है कि आर्चड्यूक उसे वापस से कहता है, लेकिन एक बात याद रख लो, अगर तुमने अपना वादा नहीं निभाया तो तुम भी उन्हीं लोगों में से आ जाओगे जिन्हें मैं कुचलने वाला हूँ। फिर चारण कहता है, मैं ये बात बेशक याद रखूँगा, और फिर वहाँ से चले जाता है। फिर यहाँ आर्चड्यूक कहता है, उन लोगों ने मुझसे हाथ मिलाया दारिया को ख़त्म करने के लिए। और फिर आर्चड्यूक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ खड़ा होता है और कहता है यह एक झूठ है, यहाँ तक कि एक बच्चा भी यकीन नहीं करता। एक बार मेरे को मेरी जगह मिल जाए, फिर ये सारी चीज़ मेरे लिए कोई मायने नहीं रखेंगी। फिर आर्चड्यूक अपने हाथों में लिए उस प्याले को सीधा उस चेस टेबल पर ज़ोर से पटक के मारता है और कहता है, वो एक कहावत है ना, एक कुत्ते की तलाश जैसे ही ख़त्म हो जाती है तो वो भी उस चीज़ को दूर फेंक देता है। फिर इसके बाद यहाँ पर सीन चेंज होता है और यहाँ पर हम देखते हैं एल्डर स्पेगलमैन काफ़ी परेशान होते हैं क्योंकि रसल उनसे बहुत सारे सवाल पूछे जा रहा था। एल्डर स्पेगलमैन रसल से कहते हैं, रसल तुम सोते नहीं हो क्या? सिर्फ 2 दिन हुए हैं और मैं तुम्हारे 40 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस के आंसर दे चुका हूँ और मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम ऑलरेडी और सारे क्वेश्चंस लेके आ रखे हो मेरे पास। और यहाँ एल्डर स्पेगलमैन सोच रहे होते हैं। सोचने वाली बात यह है कि सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा ट्रिकी टाइप के हैं। मुझे तो लगा था ये लड़का सिर्फ जीनियस है, लेकिन ये जिस तरीके से ग्रो करा उसके पीछे इसका हार्ड वर्क है। फिर रसल उनसे कहता है कि मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं आपका बहुत ज़्यादा समय ले रहा हूँ। फिर इसके बाद एल्डर स्पेगलमैन भी मुस्कुराते हुए कहते हैं, अगर मैं ऐसे हार्ड वर्क नहीं करूँगा तो तुम तो मेरे पास जल्दी ही आ जाओगे। देन यहाँ पर वापस सीन चेंज होता है और यहाँ पर हम देखते हैं रसल काफ़ी सारे पेपर्स लेकर बैठा होता है और आंखें बनकर यही सब चीज़ें सोच रहा होता है। रोर ऑफ द अर्थ ड्रैगन इतना सिंपल नहीं है जितना माना का डिस्चार्ज होना। इस मैजिक की डिफ़िकल्ट चीज़ तो ये है कि अर्थ से हीट प्राप्त करना, और अगर मुझे हीट की ज़रूरत पड़ेगी तो शायद ऐसा नहीं कि मैं फायर एलिमेंट का इस्तेमाल कर सकूं। नहीं, मैं उन्हें साथ में लिंक नहीं कर सकता। अगर मैं अर्थ एलिमेंट को वहीं पर स्टे करके रखूं तो इससे मैं ब्रांचेस में कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगा पाऊंगा। या अगर मैं फ्लेम, विंड और लाइटनिंग को एक साथ खोल देता हूं तो शायद ये चीज़ें मुमकिन है। फिर रसल के इतना सब सोच विचार करने के बाद वो अचानक से एक सुनहरे पेड़ के सामने खड़ा दिखाई देता है क्योंकि रसल ने एडवांस ग्रेट अंडरस्टैंडिंग को क्रॉस कर दिया था। उसने यहाँ पर अपना इतना ज़्यादा दिमाग लगाया कि जो उसका मिशन था वो क्लियर हो जाता है क्योंकि उसका नोटिफिकेशन बार पे उसे यही कहता है, आपके इतने एफर्ट्स देने के बाद आपके अर्थ मैजिक की अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है, जो कि अब बदल कर मास्टरी ग्रेड अर्थ मैजिक पे हो रही है। और तभी इसी के साथ रसल को यहाँ पर एक ब्लू कलर की स्टिक मिलती है और इसी के साथ रसल का ये मिशन कंप्लीट होता है। तो उसी का रिवॉर्ड के तौर पर उसे ये स्टिक मिलती है और रिवॉर्ड में बताया जाता है कि यही है फुटप्रिंट्स ऑफ द ड्रैगन्स, जिसमें कि रसल उस स्टिक को पकड़ कर सोचने लग जाता है, क्या ये है फुटप्रिंट्स ऑफ द ड्रैगन्स? लेकिन मैं आखिर इसका इस्तेमाल कैसे करूं? और फिर रसल उस स्टिक को आजू बाजू ज़ोर ज़ोर से घुमाने लग जाता है, ये सोचते हुए कि मिशन में जैसा कहा गया था कि फुटप्रिंट्स ऑफ द ड्रैगन्स, तो मुझे लगा था कि कोई मैप वगैरह मिलेगा जैसा कि पिछली बार मिला था। समझ नहीं आ रहा है आखिर ये क्या है, क्या ये किसी तरीके का कोई हथियार है? लेकिन इसकी मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा स्लो है। फिर रसल जैसे ही इसे ऊपर उठाता है तब उसे ध्यान में आता है कि स्टिक में कुछ पैटर्न्स बने हुए हैं, जिसके बाद फिर रसल अपने पास में रखी एक इंक को लेकर उस स्टिक में डाल देता है और तब जाके उसे पता चलता है कि वो इस स्टिक में जो पैटर्न्स थे वो कोई साधारण पैटर्न्स नहीं थे। उस स्टिक में जो पैटर्न्स थे वही उसे आगे जाने की राह दिखाने वाले थे और ये कोई नॉर्मल सी स्टिक नहीं थी, ये एक स्काई चार्ट थी। वहीं फिर इसी के साथ रसल का ये मिशन स्टार्ट हो जाता है और मिशन कुछ ये था कि स्काई चार्ट में दिए गए लोकेशन को ढूंढो और ड्वेलिंग ऑफ द अर्थ ड्रैगन में एंटर करो। यदि तुम विसिनिटी तक पहुंच जाते हो तो इसकी ये रोशनी तुम्हें आगे का रास्ता दिखाएगी। फिर रसल इसे पढ़ने के बाद सोचता है, मुझे लगा ही था, मेरा अंदाज़ा बिल्कुल सही गया, यानी कि स्टिक एक स्काई चार्ट ही है। लेकिन आखिर इसने मुझे स्काई चार्ट किस लिए दिया? अगर ये मेरे को गाइड करना चाहते हैं तो ये पहले की तरह साधारण सा मैप भेज सकते थे। मुझे लगता है अगर मैं ड्वेलिंग ऑफ द अर्थ ड्रैगन पहुंचूंगा तो अभी मुझे आगे के जवाब मिलेंगे। फिर रसल स्काई चार्ट में ढूंढने लग जाता है कि वो जगह आखिर है कौन सी जहाँ पर उसे जाना है। फिर उसे नॉर्थ स्टार का रेफरेंस लेते हुए उसका पीछा करते हुए उस जगह का पता चल जाता है और वो जगह होती है द नादिया डेजर्ट। फिर सीन स्विच होता है और हम इधर देखते हैं रसल अपनी वाइफ यानी कि प्रिंसेस अकेट के पास आया होता है बाहर जाने का रिक्वेस्ट लेकर, जिसमें कि प्रिंसेस अकेट कहती है, मैंने मिस डारिया से सुना तुम्हारे रिक्वेस्ट के बारे में कि तुम अपनी रिसर्च के लिए बाहर जाना चाहते हो। और यहाँ रसल काफ़ी शांत होकर खड़ा रहता है
फिर प्रिंसेस एकेट कहती हैं, जैसा कि मैंने पहले तुम्हें कहा, मैं कोई नैरो माइंडेड तुम्हारी बीवी नहीं हूँ कि अगर तुम बाहर जाना चाहो और मैं इस बात को बिल्कुल भी ना समझूं। फिर इसके बाद प्रिंसेस एकेट उसे बाहर जाने की परमिशन तो दे देती है, साथ ही साथ ये कहती है कि मुझे तुम हर एक मूवमेंट की अपडेट देते रहना। और असल ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और फिर उनके गालों पे जाकर एक प्यार से किस करता है। साथ ही साथ ये कहता है, हाँ मैं ये वादा करता हूँ, मैं ये करूँगा। देन फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं रसल उस डेजर्ट पे आ जाता है, द नादिया डेजर्ट। और वो अकेले नहीं, काफ़ी मर्चेंट्स के साथ आया था और यहाँ पे धूप ज़्यादा होने के कारण उसे इससे बहुत परेशानी हो रही थी। और फिर यहाँ पर रसल को बात समझ आती है कि उसे स्काई चार्ट आखिर क्यों मिला था नॉर्मल मैप के बजाय। अब दरअसल वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर हवा, ऊंचाई और यहाँ की मिट्टी में बदलाव होते रहते हैं और इसीलिए उसे स्काई चार्ट मिला था। फिर वहीं तभी रसल के बगल में एक फीमेल मर्चेंट आती है जो कि रसल से कहती है, अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है तो तुम क्या ये रोब लेना चाहोगे? अब हाँ, भले ही तुम्हें दिखने में ऐसा लगे कि बहुत लंबा है तो इसमें गर्मी लगेगी और ज़्यादा, लेकिन ऐसा नहीं है, इसका उल्टा है, ये तुम्हें धूप से बचाएगा। फिर रसल मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहता है कि नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर रसल पीछे मुड़कर नीचे सैंड की ओर देखने लग जाता है क्योंकि उसे कुछ अजीब महसूस होता है। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे मानो ज़मीन के नीचे कोई चीज़ है जो कि रेंग रही है। और फिर तभी उसका ये ख्याल बिल्कुल सही निकलता है, उस डेजर्ट के नीचे से एक बहुत बड़ा वॉर्म टाइप का मॉन्स्टर निकलता है, जिसे देखकर बाकी सारे मर्चेंट बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। वो भागने लग जाते हैं एक दूसरे से ये कहते हुए कि भागो अगर तुम लोग मरना नहीं चाहते तो, अगर हम इससे लड़ेंगे तो हम सब मारे जाएंगे। और इस मॉन्स्टर का नाम होता है खॉर्खॉइस, जो कि रसल को उन मर्चेंट्स के द्वारा पता चलता है कि इस डेजर्ट में इस मॉन्स्टर का नाम है खॉर्खॉइस। जिसके बाद फिर वो भागती हुई फीमेल मर्चेंट भी रसल को कहती है, तुम उसे देखते ही रहोगे या फिर भागोगे भी? और यहाँ रसल धीरे से अपने कैमल से उतरता है और कहता है कि बस मेरे पीछे ही रहना। और यहाँ पर रसल के पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि वो अपने उस नए मैजिक का इस्तेमाल करके उसे टेस्ट करे, जो कि उसने बिल्कुल ओरिजिनल मैजिक सीखी थी 6th फ्लोर बेसमेंट से, वो भी इंगेल ग्लोमन के द्वारा, जो कि आज से 2 साल पहले थे। तो ये उनकी किताब से जो सीखी हुई मैजिक थी वो यहाँ पर ये यूज़ करता है। जिसके बाद फिर रसल अपनी इस मैजिकल पावर का इस्तेमाल करते ही जैसे ही अपना हाथ ज़मीन पर रखता है तो उसका ये अटैक बहुत ज़ोर से जाकर उस मॉन्स्टर पे लगता है। और ये देखकर बाकी वो मर्चेंट्स कहते हैं कि हम बच गए, हमें तो लगा था हम मर ही जाएंगे आज, आखिर है कौन ये मेज? फिर तभी हमें पता चलता है इस मॉन्स्टर के अंदर से जो खून निकला होता है वो सीधा जाकर एक कैमल पे लग जाता है और उसके खून में होता है बहुत सारा पॉइजन। उसका खून पॉइजनस होने के कारण वो कैमल वहीं पर मर जाता है, जिसे देखते हुए वो मर्चेंट्स बहुत ज़्यादा डर के घबरा जाते हैं। वो चिल्लाते हुए कहते हैं कि इसके खून में पॉइजन था। रसल को ये बात बिल्कुल नहीं पता थी। फिर रसल थोड़ा पैनिक हो जाता है, लेकिन किसी तरीके से क्विक सैंड के मैजिक से उस मॉन्स्टर को वहीं पर बंद कर देता है। हालांकि यहाँ पर सिचुएशन थोड़े बुरे हो गए थे, लेकिन किसी न किसी तरीके से रसल ने संभाल लिया था। फिर पीछे से वो फीमेल मर्चेंट आती है जो कि रसल को अपने बारे में बताती है। वो कहती है, मेरा नाम मैशरिन है और मैं कर्ट बर्ट मर्चेंट एसोसिएशन से हूँ। मुझे अपने आप को उस इंसान से इंट्रोड्यूस करने में बहुत खुशी हो रही है जिसने आज हमारी ज़िंदगी बचाई। फिर उसके बाद रसल उनसे हाथ मिलाते हुए अपना नाम बताता है। वो कहता है, मेरा नाम रिचर्ड है। जिसके बाद मैशरिन कहती है, हमें खुशी होगी अपने ट्रेड को आगे कंटिन्यू रखते हुए, और जब तुमने हमारी इतनी हेल्प करी तो बदले में मैं भी तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। क्या कोई ऐसी चीज़ है जो तुम्हें चाहिए? फिर रसल उनसे बस एक कैमल की मांग करता है, साथ ही साथ ये कहते हुए कि मैं आगे अलग दिशा की ओर जा रहा हूँ, तो इसीलिए अभी से यहाँ पर हमें अलग होना होगा। फिर हम अगले सीन में देखते हैं दिन से रात हो जाती है। रसल आगे चले ही जा रहा था अपने कैमल के साथ कि तभी उसके पॉकेट में जो रखा स्काई चार्ट था, यानी कि वो स्टिक थे, वो बहुत ज़ोरों से चमकने लगती है और फिर उड़ते हुए बहुत दूर की ओर जा रही होती है। फिर रसल समझता है, अच्छा तो ये मतलब था कि अगर मैं विसिनिटी पहुंच जाऊंगा तो वो रोशनी मुझे रास्ता दिखाएगी, तो वो ये थी। देन फिर रसल भी अपने कैमल से उतरता है और अपने मैजिक का इस्तेमाल करते हुए बहुत तेज़ी से उस चार्ट का पीछा कर रहा होता है। फिर जब वो रोशनी एक जगह पर आकर रुक जाती है तब रसल सोचता है, अच्छा तो ये जगह है। और जब यहाँ पर रसल को चारों ओर सैंड ही दिखाई दे रहा होता है तब उसे पता चलता है कि वो जगह अंडरग्राउंड है, यानी कि रसल को इस सैंड के नीचे से होते हुए जाना होगा। फिर इसी के साथ रसल इस सैंड के नीचे से होते हुए जा रहा होता है। वो काफ़ी ज़्यादा नीचे जाते रहता है। देन फिर तब जाकर उसे वो गड्ढा दिखता है, जिसे कि तोड़कर जब वो नीचे पहुंचता है तब उसे पता चलता है कि इसके नीचे और कोई गड्ढा नहीं है, क्योंकि जिस सरफेस पे है वो मार्बल का है। फिर यहाँ पे काफ़ी अंधेरा होने के कारण रसल पेपर से आग लगाने को कहता है, लेकिन फिर तभी उसे याद आता है कि पेपर तो सो चुका है और यहाँ पर रसल पेपर को बहुत मिस कर रहा था। फिर रसल के पास जो स्काई चार्ट होता है, रसल उसकी मदद लेता है रोशनी के लिए। फिर जैसे ही उसकी रोशनी आगे की ओर जाती है तो वो देखता है आगे बहुत सारे क्रैब मॉन्स्टर्स होते हैं,
रसल जब ये रोशनी लगा रहा था तो उसे लगता है कि वो सही जगह पर पहुंच गया, लेकिन जब वो सामने अपने देखता है तो उसे बहुत सारे स्कॉर्पियो मॉन्स्टर्स मिलते हैं। रसल को परेशानी उनसे नहीं थी, रसल को परेशानी इस बात की थी कि कहीं ये रूइंस जिसके नीचे मैं हूँ वो धंस ना जाए। फिर इसके बाद रसल काफ़ी सारे मॉन्स्टर्स को मारता है और साथ ही साथ हमें ये बताता है कि ये सिर्फ और सिर्फ साइज़ में ही बड़े नहीं हैं, बल्कि ये बहुत सारा तादाद में है। मैं जितने ज़्यादा नीचे अंडरग्राउंड में जाते जा रहा हूँ ये मुझे और मिले जा रहे हैं। अगर मेरे इन सबको ख़त्म कर देने के बाद ये रूइंस बिल्कुल सही सलामत रहा तो मेरी ये एक बेहतर खोज होगी और हो सकता है इससे एल्डर स्पेगलमैन भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाए। और इसी के साथ रसल इस आखिरी मॉन्स्टर को भी यहाँ पर ख़त्म कर देता है। और अब जब रसल को आगे कोई और रास्ता नहीं दिखता तो उसे लगता है कि बस शायद यहीं पर यह सब चीज़ ख़त्म हो गई और यही इस जगह का डीपेस्ट एरिया होगा। देन फिर रसल जब इसी के साथ आगे की ओर बढ़ता है तो उसे अपनी आंखों के सामने एक बहुत बड़ा दरवाज़ा नज़र आता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ एक गेट नहीं था, एक वार्प गेट था। रसल हवा में थोड़ा ऊपर फ्लो होता है और ये सोचता है कि मैं अब इसे एक्टिवेट किस तरीके से करूँ, क्योंकि अब ये राइट और लेफ्ट दोनों साइड से कनेक्टेड है, तो मैं इसे ना ही धकेल के खोल सकता हूँ और ना ही पीछे खींच के। फिर तभी रसल को उस गेट पे एक होल से नज़र आता है, एक सर्कल होल, और तब जाके उसे समझ आता है कि उसके हाथों में जो स्काई चार्ट था वो उसे वहाँ पर जैसे ही एंटर करेगा ये गेट खुल जाएगा। फिर असल उस स्काई चार्ट को उस होल में डालते हुए यही कह रहा होता है, तभी मैं इतने लंबे समय से सोच रहा था मुझे एक साधारण मैप के बजाय ये स्काई चार्ट आखिर क्यों मिला, तो ये है असली रीज़न। फिर वो बड़ा सा दरवाज़ा खुलने लग जाता है और उसके अंदर से एक बहुत ज़्यादा चमकती हुई रोशनी भी आती है। वो रोशनी इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि रसल उस और अच्छे से देख नहीं पा रहा था। फिर तभी अगले ही पल में रसल अपने आप को पूरे रूइंस के बाहर पाता है। हाँ, वो उस अंडरग्राउंड से बाहर आ जाता है। उसे समझ नहीं आता अचानक ये हुआ क्या, लेकिन वो महसूस करता है कि ये वो डेजर्ट नहीं है जिस पे मैं पहले था। फिर वो देखता है कि उसके हाथों में एक कंपास दिया गया होता है जिसमें कि सिर्फ एक ही नीडल था। अब इसी के साथ रसल का अगला मिशन भी शुरू हो जाता है और ये मिशन होता है डे ड्रीम। ये जगह एक डे ड्रीम होती है जो कि टेस्ट करने के लिए बनाई गई होती है। साथ ही साथ और ये भी कहा जाता है कि तुम्हें इस कंपास का यूज़ करके इस जगह के अंत में जाना होगा और जब तक तुम अपनी कोई सी भी मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकोगे। देन जैसा कि मिशन में लिखा होता है, रसल उस कंपास को देख रहा होता है, वो जिस तरफ इशारा कर रहा होता है उस तरफ जाने के लिए। फिर वो सामने की ओर इशारा करता है, तब रसल देखता है सामने कुछ धुएँ निकल रहे हैं, जैसे कि मानो वहाँ पर आग लगी है। और रसल ऐसा देखकर वहाँ से पीछे हटने की कोशिश करता है, यानी कि दूसरी ओर जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो कंपास उसे उल्टी दिशा की ओर ही निशाना दिखा रही होती है। और रसल ये देखकर कह रहा होता है, सब कुछ इतना आसान नहीं होता, चलो कोई बात नहीं, मैं ये कर लूँगा। देन फिर हम देखते हैं रसल उस ओर चल देता है और रसल के पूरे एरिया में आग लगी होती है, जिसका मतलब है कि रसल को इस आग के बीच से होते हुए आगे बढ़ना था। फिर जब रसल इन आगों को क्रॉस कर रहा होता है उसके मन में यही सब बातें चल रही होती हैं। पहले मैंने स्नो स्टॉर्म को पार करा, उसके बाद फिर सैंड स्टॉर्म को, और अब ये फायर है। देखा जाए तो ये सारी चीज़ें मज़ेदार ही हैं वैसे, और जबकि ये सब मैजिक से बना हुआ है तो मैं इन्हें अच्छे से पढ़ सकता हूँ, मैं इन्हें पढ़ सकता हूँ, समझ सकता हूँ, रिवर्स कर सकता हूँ, साथ ही साथ डिसमेंटल भी। रसल को इन फायर में काफ़ी सारे ऐसे निशान दिख रहे थे जिन्हें कि वो पढ़ सकता था। फिर रसल इसी के साथ आगे बढ़ता है और साथ ही साथ ये सोचता है कि मुझे अब समझ आया ये सब जो चीज़ें हो रही हैं वो भी बिल्कुल वर्थ बैठाती है, और मुझे अब ऐसा महसूस हो रहा है कि मुझे अब असलियत में टेस्ट किया जा रहा है मेरे मेज होने पर। फिर रसल अपनी आंखें बंद करके इन सभी चीज़ों को समझने की कोशिश करता है। अपने लक्ष्य को पहचानने के लिए मुझे उसे सजग रूप से देखना होगा और फिर समझना होगा। मैं लगातार क्षेत्र का विस्तार करूँगा और संसार की सच्चाई तक पहुँचे। रसल इतना सब सोच ही रहा होता है कि तभी अचानक से उसके सर पे थोड़ा सा दर्द होता है और वो वापस अपने होश में आ जाता है। अब वो इसलिए क्योंकि उसका माना जो होता है वो ख़त्म हो चुका था। उसने यहाँ पर अपने माने का काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर लिया था, इसलिए वो एक्सटेंड हो जाता है। लेकिन फिर भी रसल के चेहरे पर एक मुस्कुराहट रहती है इस सोच में कि चलो कोई बात नहीं, अगर मुझे अगली अपॉर्चुनिटी मिली तो मैं इसे जाने नहीं दूंगा। और फिर इसी के साथ रसल उन फायर फ्लेम्स को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ते चले जाता है। इसी के साथ साथ रसल का मिशन भी कंप्लीट हो जाता है। कहा जाता है कि तुम्हारा मिशन कंप्लीट हुआ, तुम्हारे रिवॉर्ड्स तुम्हें जल्दी ही मिल जाएंगे। तुम ड्वेलिंग ऑफ द अर्थ ड्रैगन में एंटर कर रहे हो इन ऑर्डर टू रिट्रीव डिवाइन ड्रैगन्स किंग, जिसका मतलब क्या है, तुम ड्वेलिंग ऑफ द अर्थ ड्रैगन में एंटर कर रहे हो और तुम्हें तुम्हारा डिवाइन ड्रैगन किंग वहीं पे ये रिवॉर्ड मिल जाएगा। वेल, तभी हम अगले सीन में देखते हैं रसल प्लाजा पहुंच जाता है जहां पर उसने वो डोर डिस्कवर करा था। लेकिन रसल यही सोच रहा था कि लेकिन वो आखिर गेट गायब कहाँ हो गया। फिर रसल को उसकी नोटिफिकेशन स्क्रीन शो होती है जिस पर लिखा होता है तुम्हें तुम्हारा रिवॉर्ड यानी कि डिवाइन ड्रैगन किंग्स हॉर्न मिल रहा है, अर्थ एसेंस। और यहाँ पर रसल को एक बहुत बड़ा हॉर्न मिलता है, द अर्थ हॉर्न, जो कि दिखने में पहले जो इसे हॉर्न मिले थे उनसे कई गुना साइज में बड़ा होता है और साथ ही साथ इसमें उनसे कई गुना ज़्यादा चमक भी दिखाई दे रही होती है। और रसल इसे देखकर यही सोच रहा होता है कि चलो इसे चेक करके देखते हैं इसमें से मुझे कितना माना मिलता है।
फिर रसल इस हॉर्न को पकड़ लेता है एब्जॉर्ब करने के लिए। देन जैसे ही रसल इस हॉर्न को छू लेता है तो ये हॉर्न उसमें एब्जॉर्ब होने लग जाता है। अब क्योंकि पहले जो हॉर्न हुआ करते थे रसल उन्हें अपने पेट में डाल के एब्जॉर्ब करता था, लेकिन इसमें ये हॉर्न खुद ब खुद उसके हाथों पे जाके एब्जॉर्ब हो रहा था। और तभी ये बात रसल को भी समझ नहीं आती कि आखिर ये हो क्या रहा है। फिर तभी अचानक से रसल को बहुत ज़्यादा दर्द होने लग जाता है, क्योंकि ये जो हॉर्न था जैसे ही वो अब्जॉर्ब हो रहा था वो रसल के माना वेन को अपने माना के थ्रू ब्लॉक कर रहा था। फिर रसल आराम से शांत होकर बैठ जाता है और इसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है, क्योंकि अगर इस चीज़ ने पूरा उसे ब्लॉक कर दिया तो रसल कुछ भी नहीं कर पाएगा। रसल को ये करते हुए बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, उसकी आंखें ही हमें बता रही थी। वो ये कह रहा था कि मुझे इसे कंट्रोल किसी भी तरीके से करना होगा, मुझे इसे सही डायरेक्शन में भेजना होगा। फिर तभी हम अचानक देखते हैं रसल के हाथों से थोड़ी सी सैंड नीचे गिरती है और यहाँ पर रसल पूरा का पूरा सैंड का बन चुका था। फिर तभी रसल के अंदर से बहुत ज़्यादा रोशनी चमकती है और इसी के साथ यहाँ पर नोटिफिकेशन स्क्रीन शो होती है, तुमने मैक्सिमम अमाउंट ऑफ माना अब्जॉर्ब कर लिया है। और ये वो मोमेंट है जहाँ पर डोरमेंट पोटेंशियल अवेकन होती है और आगे चल के ये चीज़ तुम्हारी बहुत अच्छी मदददायक बनेगी और तुम्हारी माना ग्रेड की नॉलेज जो कि अर्थ एलिमेंट की वो भी इंक्रीज हो गई है। फिर रसल उन गिरे हुए टुकड़ों को देखकर सोचता है कि क्या ये मेरी बॉडी से जो निकला है क्या ये डेड स्किन सेल्स है? नहीं, शायद इस बार चीज़ें अलग है, ये सिर्फ और सिर्फ मेरी मसल नहीं है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरी अंदर की जो बोन्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा टफ हो चुकी हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। मैं अपनी ग्रिप में बहुत ज़्यादा ताकत महसूस कर पा रहा हूँ। मुझे अपने आप से स्पैंडम जैसी फीलिंग आ रही है अगर मैं अपनी विजार्ड बॉडी और ओवरलोड का इस्तेमाल करूँ तो। और अब जब सारी चीज़ें हो गई थी रसल वापस लौटने की सोचता है। उसे एक वार्प गेट याद था जो कि येलो टावर के काफ़ी नज़दीक था। फिर जैसे ही रसल वहाँ से अपने दुनिया में यहाँ लौटता है तो उसे यहाँ पर एक लेडी मिलती है जो कि उसे एक ऑर्डर देते हुए ये कहती है कि एक किंगडम और फ्लेम टावर के मास्टर की तरफ से तुम्हें दिया जा रहा है। रसल कहता है कि एक ऑर्डर, जिसमें कि वो कहती है कि हाँ, और ये 5 दिन पहले मिला था। फिर रसल उसे खोल कर पढ़ रहा होता है जिसमें लिखा होता है, मैं काउंट रिंकल हाइड्रा को अपने कब्जे में करना चाहता हूँ जो कि हमारी कंट्री के लिए खतरनाक साबित होने वाले हैं। वो खतरनाक हाइड्रास किंगडम के वेस्टर्न पार्ट में आ चुके हैं और जिसे ये मिशन पहले मिलने वाला था वो था वर्मिलियन एल्सन। फिर रसल सोचता है कि तो शायद मेरे को ये इसलिए मिल रहा है क्योंकि इतिहास बदल गया है। लेकिन एक सेकंड रुको, इतिहास? मैं यहाँ पर 8 साल पीछे आया हूँ और अब तक मेरे को यहाँ पर रहते रहते 7 साल हो चुके हैं, जिसका मतलब है कि बस मेरे को आगे का 1 साल के बारे में पता है। फिर रसल उस ऑर्डर में देखता है कि सर एलन पेज भी है जो कि इसमें सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन रसल ये नोटिस करता है कि सर एलन पेज के आगे 5th सर्कल दिखाया जा रहा है, जबकि एलन पेज 5th सर्कल बहुत पहले ही क्रॉस कर चुके थे और बल्कि उन्हें अभी तो 6th सर्कल पे होना चाहिए था। फिर तभी सीन चेंज होता है और हम यहाँ देखते हैं एक ब्लू कलर का हमें कासल दिखाया जाता है जहाँ पर एलन पेज और बाकी सारे मेजर्स आए होते हैं काउंट रिंकल के शहर की उन हाइड्रा से हिफाजत करने के लिए। और ये देखकर काउंट रिंकल भी बहुत इम्प्रेस्ड होते हैं। वो कहते हैं मुझे यकीन नहीं हो रहा, ब्लू टावर के इतने ज़्यादा फेमस और इतने ज़्यादा जीनियस मेज यहाँ पर आए हैं, अब मैं चैन की सांस ले सकता हूँ। फिर एलन पेज उनसे कहते हैं मैं तो बस सपोर्ट करने आया हूँ, क्योंकि असलियत में तो रसल रेमंड है जो कि इन सबको लीड कर रहा है। जिसमें कि काउंट रिंकल कहते हैं अच्छा वो काउंट मॉर्निंग स्टार, मैंने काफ़ी सुना है उसके बारे में, तो आखिर कहाँ पर है वो? एलन पेज उन्हें ये बताते हैं कि हमें अलग अलग जगह से ये ऑर्डर मिला था और हम बस थोड़े जल्दी पहुंच गए हैं, आप फिक्र मत करिए, वो भी यहाँ पर जल्दी ही आता होगा। देन फिर एलन पेज काउंट रिंकल से हाइड्रास का नेस्ट पूछते हैं कि आखिर वो कहाँ पर है। फिर काउंट रिंकल बताते हैं कि जंगल के बीचों बीच उन्होंने एक जगह पर अपना नेस्ट बनाया है। एलन पेज उनसे पूछते हैं कि क्या उन्होंने कभी आज से पहले इस जगह पर अटैक करा है खुद से। फिर काउंट रिंकल कहते हैं कि नहीं, अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है। और अब एलन पेज यही सोच रहे होते हैं कि आखिर हमें क्या करना चाहिए। आमतौर पर तो हमें रसल का इंतज़ार करना चाहिए जब तक वो आ नहीं जाता, लेकिन फिर हाइड्रास को कंट्रोल में करने के लिए बहुत देर हो जाएगी। शायद ये बेहतर होगा कि हमें आसपास निगरानी रखना स्टार्ट कर देना चाहिए। फिर एलन पेज काउंट रिंकल से कह ही रहे होते हैं कि मुझे आपसे कुछ कहना है कि तभी उधर से हम देखते हैं वो हाइड्रा यहाँ पर आ चुका होता है, जिसे देखकर काउंट रिंकल भी बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। वो ये सोचने लग जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, हाइड्रा कभी भी अपनी तरफ से अटैक नहीं करते, आखिर यह हो क्या रहा है। फिर एलन पेज उस हाइड्रा की ओर आगे बढ़ते हुए काउंट रिंकल से कहते हैं कि आप बाकी सारे लोगों को हिफाजत में रखिए, मैं और बाकी मेजर्स इस हाइड्रा को थोड़ा संभालते हैं। फिर तभी हम देखते हैं एलन पेज और बाकी सारे मेजर्स हवा में ऊपर आ जाते हैं और आगे हम ये देख सकते थे कि कैसे हाइड्रा तबाही मचा रहा होता है। फिर एलन पेज बाकी सारे मेजर्स से कहते हैं कि शायद उसने अभी तक हमें नोटिस नहीं करा है, तो हम सबको एक साथ अपना अटैक मिलाकर उसमें करना चाहिए इससे पहले कि वो हमें ख़त्म कर दे। फिर एलन पेज अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए यही सोच रहे होते हैं मैं अपने करंट लेवल में इसे हरा तो नहीं सकता, लेकिन अगर मैं बाकी मेजर्स के साथ मिल जाऊं तो शायद। इसी के साथ हम देखते हैं एलन पेज और बाकी सारे मेजर्स मिलकर एक बहुत ज़ोरदार अटैक इस हाइड्रा पे कर देते हैं
जिससे कि एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। फिर जैसे ही स्मोक वगैरह क्लियर होता है, एलन पेज देखते हैं कि उस हाइड्रा को कुछ भी नहीं हुआ और वो पहले से और भी ज्यादा खूंखार हो चुका है। फिर एक और बार एलन पेज अपनी मैजिकल पावर का इस्तेमाल करते हुए हाथ ऊपर उठाते हुए बहुत सारे फ्रोजन क्रिस्टल्स का अटैक हाइड्रा पे कर देते हैं। एलन पेज इस बात से घबरा रहे थे कि ये जो अटैक हुआ था उससे इस राज्य के अंदर जो लोग रह रहे हैं उन्हें कोई खतरा ना हो, क्योंकि अगर चीज़ें बिगड़ती है तो उनकी जान खतरे में आ सकती थी। और यहाँ इस ओर रसल बहुत तेजी से उनकी ओर आ रहा होता है और जैसे ही रसल पहुँचता है वो देखता है कैसल के आसपास की जो मैजिकल पावर उठ रही होती है, उसे देखकर रसल और ज़्यादा घबरा जाता है। फिर हम अगले सीन में कासल को देखते हैं जो कि बहुत बुरे तरीके से डैमेज हो चुका था और काउंट रिंकल अपने सिपाही से पूछ रहे होते हैं कि आखिर हाइड्रा का हुआ क्या, जिसमें उसका सिपाही जवाब देते हुए उन्हें बताता है उसके अपने स्वैम्प एरिया में लौटने के बाद हमें अब तक कोई भी मूवमेंट नजर नहीं आई है और ऐसा लगता है कि इन सब चीज़ों के दौरान सर एलन पेज बहुत ज़्यादा जख्मी हुए हैं। एलन पेज कैसल वॉल की हिफाजत करते वक्त उस हाइड्रा के पॉइजन से बहुत बुरे तरीके से जख्मी हो जाते हैं। भले ही वो जिंदा बच गए लेकिन अभी उनकी हालत बहुत ज़्यादा बुरी हो रखी है। फिर काउंट रिंकल अपने राइट हैंड से कहता है कि मैं जो भी हो जाए हमें उन्हें बचाना ही होगा। उसका सिपाही कहता है हाँ हम पूरी कोशिश करेंगे। फिर तभी उनका एक सोल्जर भागते हुए और चिल्लाते हुए ये कहते हुए आता है काउंट काउंट, जिसमें कि काउंट रिंकल का राइट हैंड कहता है कि तुम्हें क्या मैनर्स नहीं है, तुम्हारे सामने काउंट है, थोड़ा इज्जत से पेश आओ। फिर वो उन्हें बताता है कि काउंट मॉर्निंग स्टार यानी कि रसल रेमंड यहाँ पर आ चुके हैं और फिर रसल उनके सर के ऊपर से फ्लो करते हुए आता है और उनसे कहता है सर रेकल आपसे मिलकर अच्छा लगा, मैं रसल रेमंड हूँ। फिर अगले सीन में हम उस रूम में होते हैं जहाँ पर एलन पेज जख्मी पड़े थे और यहीं पर रसल और वो काउंट रिंकल और उसका राइट हैंड भी होता है। फिर रसल उनसे पूछता है कि एलन पेज की हालत कितने दिनों से है, जिसमें कि काउंट रिंकल जवाब देते हुए बताते हैं ये आज मिला के दूसरा दिन है। फिर रसल एज की ओर देख यही सोच रहा होता है कि सोचने वाली बात है, एक ऐसा पॉइजन जो कि सांस लेने में इन्फेक्ट हो जाता है, अगर ये कोई मामूली इंसान होते तो ये तो पक्का अब तक मर चुके होते। फिर रसल उनसे पूछता है कि क्या हाइड्रा के 8 या 9 सर थे। काउंट रिंकल जवाब देते हुए कहते हैं कि नहीं, सिर्फ और सिर्फ 5 थे। फिर रसल फिर से सोच में पड़ जाता है, सिर्फ 5 हेड्स थे, यानी कि वो न्यू बॉर्न था और न्यू बॉर्न होते हुए भी इस तरह का पॉइजन छोड़ना, मुझे इसके बारे में पता लगाना होगा। और असल ये कहकर एलन पेज पे अपने मैजिकल हैंड से टच करने जा रहा होता है, जिसे देखते काउंट रिंकल और वो सिपाही बहुत घबरा जाते हैं और चिल्लाते हुए कहते कि नहीं नहीं ऐसा मत करो, ये खतरनाक साबित हो सकता है। फिर वो लोग देखते हैं उन्हें अपनी आंखों के सामने कुछ जलता हुआ दिखाई देता है, जिससे कि वो भी सोचते हैं कि क्या ये अपनी मैजिकल पावर से इस पॉइजन को बर्न करके रिमूव करने वाला है। यहाँ हम देखते हैं रसल एलन पेज का हाथ पकड़कर बर्निंग मैजिक करके इन चीज़ों के बारे में पता लगाना चाह रहा था। वो यही कहता है कि अगर इस चीज़ का पता लगाना है तो मुझे इसकी जड़ तक जाना होगा। फिर रसल अपनी आंखें बंद करके एलन पेज के शरीर के अंदर की वो चीज़ ढूंढने लग जाता है। वो उस पॉइजन को ढूंढने लग जाता है और फाइनली उसे वो पॉइजन मिल भी जाता है। लेकिन जब रसल को महसूस होता है तो उसे पता लगता है ये तो एक ड्रैगन का है। फिर तभी इसके सामने मिशन स्क्रीन शो होती है, जिसमें बताया जाता है काउंट रिंकल के इस कंट्री को उस हाइड्रा से बचाओ और साथ ही साथ हाइड्रास के छिपे हुए खुफिया राजों का भी पता लगाओ, और रिवॉर्ड के तौर पर मास्टरी ग्रेड के माना स्टोन्स और हाइड्रास का सीक्रेट क्वेश्चन मार्क। फिर असल अपने इस मिशन को देख के सोचता है कि मुझे काउंट रिंकल के इस शहर को हाइड्रा से बचाना है, मुझे ये तो समझ आया, लेकिन मुझे इस खुफिया राज के बारे में कुछ समझ नहीं आया। फिर काउंट रिंकल और उसका सिपाही रसल से पूछते हैं कि आखिर क्या हुआ। फिर रसल उन्हें जवाब देते हुए बताते हैं कि नहीं नहीं कुछ नहीं, खास बात तो यह है कि मैंने एलन पेज को ठीक करने का उपाय ढूंढ लिया है। जिसमें वो कहते हैं अच्छा क्या सच में। फिर रसल उनसे कहता है कि हाँ, लेकिन इस ट्रीटमेंट में हो सकता है कि जो लोग यहाँ पर रहें वो पॉइजन हो जाएं, तो इसीलिए मैं चाहूँगा कि आप लोग यहाँ से कुछ देर के लिए बाहर चले जाएं। इस तरह के पॉइजन को खत्म करने के लिए आपको एंटीटोड या फिर ऐसे हीलिंग मैजिक की जरूरत पड़ती है जिसमें कि बहुत ज़्यादा शक्ति होती है, लेकिन इस वक्त मैं जो कर सकता हूँ वो होगा उस पॉइजन को जलाना और इनके शरीर से बाहर निकालना। फिर असल उनका हाथ पकड़कर अपना ये मैजिक शुरू कर देता है और इस पॉइजन के लिए मुझे बर्न और पर्च एक ही टाइमिंग पे करना होगा। ज़्यादा अच्छा ये रहेगा कि पहले इनके शरीर से ये चीज़ मैं बाहर निकाल दूँ, लेकिन फिर भी मैं अगर इसे बाहर निकालने में भी मैनेज कर लेता हूँ तो भी कहीं ना कहीं चांसेस रह जाएंगे इनके वापस पॉइजन होने में। अब जो ये मैं करने वाला हूँ इसमें बहुत लंबा वक्त लगेगा, तो बेहतर यही होगा कि मैं उस पॉइजन को जड़ से ख़त्म कर दूँ। फिर असल अपने इस प्रोसेस को कई बार रिपीट करते रहता है और यहाँ पर रसल को एलन पेज की अंदरूनी शक्तियों का भी महसूस हो रहा था। रसल सोचता है कि क्या ये पॉइजन हटाने के दौरान इन्होंने वो अलाइनमेंट अचीव कर ली है। फिर इसके बाद रसल के चेहरे पे एक मुस्कुराहट होती है और हम देखते हैं एलन पेज अपने पैरों पर वापस खड़े हो जाते हैं और रसल उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशन कर रहा होता है क्योंकि वो अब 6 सर्कल के मेज बन चुके थे, जो कि अभी पॉइजन हटाने के दौरान ही हुआ। और एलन पेज उससे यही कह रहे होते हैं तुम्हारा एक और बार शुक्रिया रसल, मेरी ज़िंदगी बचाने के लिए। फिर रसल कहता है कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि शुक्रिया तो मैं आपका करना चाहता हूँ आपकी मदद के लिए। फिर इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर एलन पेज, रसल,
रसल और काउंट ट्रिंकल और उसका राइट हैंड बैठे होते हैं एक टेबल के पास। काउंट ट्रिंकल एलन से कहते हैं, मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि एलन तुम जल्दी ही ठीक हो गए। एलन पेज उनसे कहते हैं कि माफ़ी चाहूँगा आपको इतनी फिक्र करनी पड़ी। जिसमें काउंट ट्रिंकल कहते हैं, नहीं नहीं ऐसा मत कहो। फिर रसल उनसे पूछता है कि सर मेरा एक क्वेश्चन है इस हाइड्रा सब्जुगेशन को लेकर। फिर रसल उनसे पूछता है कि इस हाइड्रा सब्जुगेशन में कितने नाइट्स हमारा साथ दे रहे हैं। और इसी के साथ रसल उन मॉन्स्टर्स के बारे में भी इनसे पूछता है जो कि स्वैम्प एरिया में रहते हैं। फिर काउंट ट्रिंकल बताते हैं कि हमारे पास 30 नाइट्स और 500 नॉर्मल सोल्जर्स हैं। फिर रसल उनसे उनके लेवल और एक्सपर्टीज के बारे में पूछता है। फिर काउंट ट्रिंकल जवाब में कहते हैं कि अभी तक तो कोई भी लेवल वगैरह नहीं है। फिर रसल उनकी ये बात सुनकर उसमें थोड़ा सा डाउट पे जाता है। वो सोचता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है काउंट ट्रिंकल मुझसे कुछ ना कुछ बात छुपा रहे हैं, कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन है जो कि ये छुपा रहे हैं। इतनी चीज़ों से हमारी मदद नहीं करेगी। खैर कम से कम नाइट्स तो हमारे साथ हैं, चलो कोई बात नहीं। फिर काउंट ट्रिंकल उसे उस मॉन्स्टर्स के बारे में बताते हैं। उनका जो एरिया है वो 1500 मीटर तक फैला हुआ है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो किस टाइप के मॉन्स्टर्स हैं और उनकी संख्या आखिर कितने में है। पूरा स्वैम्प एरिया उन मॉन्स्टर्स के कब्जे में है, या तो कहें उन मॉन्स्टर्स का वो दलदल और हाइड्रा के उसे नष्ट बनाने के बाद। ये सुनने के एलन पेज ट्रिंकल से कहते हैं, इतना ज़्यादा बड़ा एरिया, अब इसका मतलब तो ये है ना वहाँ पे कई ज़्यादा मॉन्स्टर्स होंगे। जिसमें कि काउंट ट्रिंकल जवाब देते हुए कहते हैं कि मॉन्स्टर का ज़्यादा होना वो परेशानी वाली बात नहीं है, उस स्वैम्प एरिया से हमारे सोल्जर्स को बहुत ज़्यादा परेशानी, या दूसरे शब्दों में कहें तो हमारे सोल्जर्स इससे बहुत ज़्यादा वीक पड़ जाते हैं। फिर तभी रसल कहता है कि मेरे पास इसका एक उपाय है, बस मैं ये चाहूँगा कि आप इस चीज़ के लिए एक बार श्योर हो जाए कि सारी प्रिपरेशन बिल्कुल पूरी हो चुकी है, जो कि हम अगले 3 दिन में शुरू करेंगे। और फिर रसल एलन पेज के कंधे पर हाथ रखते हुए साथ ही साथ मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ मेरे पास इसका एक गारंटेड उपाय है। और यहाँ एलन पेज काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं जहाँ पर सारे सोल्जर्स और सारे नाइट्स इकट्ठा खड़े होते हैं और काउंट ट्रिंकल उन्हें ये कह रहे होते हैं कि क्या आप सभी को याद है वो पिछले साल ऑटम का महीना जब हमारे शहर में एक खूबसूरत सी रोशनी हुआ करती थी और हर किसी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट, हर कोई खुश खेलता हुआ, चारों तरफ बस शांति थी। लेकिन इस बार हम अपने शहर को ये नहीं दे पाएंगे, क्योंकि जब तक हमारे आसपास हाइड्रा मंडरा रहा है हम वो सारी चीज़ें नहीं देख सकते। काउंट ट्रिंकल की ये बात सुनकर बाकी सारे सोल्जर्स बहुत ज़्यादा जोश में भड़क जाते हैं। वो कहने लग जाते हैं ज़ोर ज़ोर से चिल्ला करके, आखिर कौन है जो जिसने हमारी शांति खींची, हमें उसे ख़त्म कर देना चाहिए, हाँ हम उसे मिटा के रख देंगे। फिर असल उन सोल्जर्स का जोश देखकर सोचता है कि इनकी आत्मा में वो आग भड़क चुकी है, तो लगता है अब ये मेरी बारी है। फिर असल उन सारे सोल्जर्स से कहता है, मेरा नाम रसल रेमंड है और मैं इस हाइड्रा सब्जुगेशन का कैप्टन हूँ, और अब मैं आप सभी को बताऊँगा कि आगे हमें क्या करना है। सबसे पहले तो नाइट 2 हिस्सों के ग्रुप में डिवाइड हो जाएंगे और फिर वो 3rd या फिर 4th सर्कल के मेज को प्रोटेक्ट करेंगे। ऐसे करके वो उनके साथ टीम बनाकर उन मॉन्स्टर्स का मुकाबला करेंगे। फिर वो सोल्जर्स रसल से पूछते हैं कि हम जब भी स्वैम्प एरिया के पास होते हैं हम वहाँ पे स्टक हो जाते हैं, हम बिल्कुल भी कोई मूवमेंट नहीं कर पाते, तो इस चीज़ का क्या तुम्हारे पास कोई उपाय है जिससे कि हम उन मॉन्स्टर्स को मार सकें। फिर असल एक मुस्कुराहट के साथ जवाब देकर कहता है, आप सब लोग इस बात की कोई भी फिक्र ना करें, मैं देख लूँगा। फिर हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर स्वैम्प एरिया से वो सारे मॉन्स्टर्स बाहर निकल रहे होते हैं। फिर तभी रसल अपनी मैजिकल पावर और फॉलिंग सन का इस्तेमाल उन पर कर देता है, जिससे कि उन मॉन्स्टर्स और वहाँ के सारे एरिया पे बहुत भयंकर तरीके से आग लग जाती है। और ये देखकर सोल्जर्स भी बहुत ज़्यादा इंप्रेस्ड हो जाते हैं। वो कहने लग जाते हैं कि लाजवाब, इतने सारे बीस्ट को एक साथ हैंडल करना, तो क्या यही ताकत है 1 मैन आर्मी की, जो कि है 6th सर्कल का मेज। फिर असल एलन पेज से कहता है कि सर एलन पेज अब अगला आप हैंडल करिए। जिसमें एलन पेज जवाब देते हुए कहते कि हाँ लेकिन मैं पूरे ग्रुप को एक बार में फ्रीज नहीं कर पाऊंगा। और असल फिर भी मुस्कुरा कर कहता है, कोई बात नहीं, मैं आपसे ये दोबारा पूछता रहूंगा। फिर एलन पेज भी मुस्कुरा कर कहता है कि तुम्हें इतना क्रूल होने की जरूरत नहीं है सर रसल। फिर एलन पेज भी अपनी मैजिकल पावर का इस्तेमाल करने लग जाते हैं। साथ ही साथ वो ये कहते हैं कि अब चाहे जो भी हो जाए, अब ये एम्प्लॉयर का ऑर्डर है तो मैं अपना बेस्ट करूँगा। फिर एलन पेज की इस पावर को देखकर रसल को यहाँ पर याद आता है, ये स्पेल तो जानी पहचानी है, जब मैं एलन पेज से लड़ रहा था उन्होंने उस वक्त भी ये यूज़ करा था। फिर हम देखते हैं एलन पावर अपनी मैजिकल पावर आइस एज का इस्तेमाल करके वो सारे मॉन्स्टर्स जो कि सामने से आ रहे थे उन्हें बर्फ में जमा देते हैं। और तभी तुरंत ये देखते हुए काउंट ट्रिंकल भी अपनी आर्मी से चिल्लाते हुए कहते हैं कि चलो सभी के सभी अब आगे बढ़ो और हमला करो। फिर हम देखते हैं वो सारे सोल्जर्स आगे बढ़कर उन फ्रोजन मॉन्स्टर्स को कट कर रहे होते हैं कि तभी इस तरफ एक सोल्जर के पैर पर एक मॉन्स्टर्स अपने दांतों से हमला कर लेता है। वो उसके पैर को पूरा चबाकर उसे हवा में पीछे की ओर खींच देता है। फिर तभी रसल यहाँ पर अपना हाथ स्विंग करता है, जिससे कि उस मॉन्स्टर का गर्दन तुरंत ही कट जाता है और वो सीधा नीचे गिर जाता है। और फिर उसका बहुत सारा खून बहने लग जाता है, जिसमें सोल्जर्स कहते हैं कि हम इसका खून रोकने की कोशिश करते हैं। और यहाँ रसल इस तरफ यही सोच रहा होता है कि ये सारे मॉन्स्टर्स तो आखिर खत्म हो ही नहीं रहे।
हम सभी मिलकर उन्हें कितनी देर से ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। और मुझे लगता है मुझे सबसे पहले हाइड्रा को जाकर देखना चाहिए। फिर असल वहाँ से आगे की ओर चल देता है हाइड्रा को मारने के लिए। फिर असल जैसे ही उस जंगल और उनके स्वैम्प एरिया में पहुँचता है, वो देखता है कि उस तालाब में कुछ हलचल हो रही है, लेकिन यहाँ वो हाइड्रा दूसरी ओर से निकलता है। यह हाइड्रा उस ओर से निकलता है जहाँ पर वो कमज़ोर सोल्जर्स लड़ रहे थे। जैसे ही रसल को ये पता चलता है, रसल तुरंत तेजी से उस ओर जाने लगता है। और यहाँ इस ओर इस हाइड्रा का ऑरा इतना ज़्यादा खतरनाक होता है कि ये सोल्जर हिल भी नहीं पा रहे थे, मानो उनकी बॉडी बिल्कुल स्टक हो चुकी है उस जगह पर। और फिर वो हाइड्रा अटैक करता कि उससे पहले ही सर एलन यहाँ पर फ्रोजन वॉल क्रिएट कर देते हैं। लेकिन वो हाइड्रा बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है और एलन पेज के इस फ्रोजन वॉल को तुरंत ही तोड़ देता है। और यहाँ थोड़ी सी ही दूरी पर रसल होता है जो कि अपनी मैजिकल पावर का इस्तेमाल कर रहा था। वो इतनी दूरी से अटैक इसलिए करना चाह रहा था क्योंकि वो यहाँ से अपने सारे मैजिक स्पेल्स कंप्लीट कर सकता था, और ऐसा करके उसका प्लान था कि वो यहाँ से सारा अटैक उस हाइड्रा पर करे। फिर रसल अपनी ये पावर का इस्तेमाल कर ही रहा था कि तभी अचानक से तुम इंसान हो जिसने मेरी माँ को मारा, मैं तुम लोगों को कभी माफ नहीं करूँगा। और ये आवाज़ होती है हाइड्रा की। फिर असल रुक जाता है और बहुत शॉक्ड हो जाता है क्योंकि वो इस हाइड्रा के मन की बात सुन पा रहा था। फिर असल सोचता है कि मरी हुई माँ के लिए बदला लेना, तो क्या इसलिए ये चीज़ ऐसा कर रही है, लेकिन ये बिल्कुल भी सही नहीं है। फिर हम इस ओर देखते हैं, यहाँ पर कोई है जो हमें दिखाया जाता है जो कि ये सारी चीज़ें दूर से देख रहा होता है। वो कहता है, ओह, एक ऐसी ड्रैकोनिक कंट्रोल पावर जिससे तुम हाइड्रा को कंट्रोल करना चाहते हो, इंटरेस्टिंग। यहाँ वो हाइड्रा बहुत जोरों से रोर कर रहा होता है, जिसमें कि रसल अपनी ड्रैकोनिक कंट्रोल पावर से उसे रोकने की कोशिश करता है। रसल कहता है रुक जाओ, लेकिन अजीब बात तो ये होती है कि इस हाइड्रा पे इस चीज़ का भी कोई असर नहीं होता। वो हाइड्रा और जोरों से चिल्लाने लग जाता है और रसल सोचता है कि मेरी ताकत आखिर काम क्यों नहीं करी। भले ही ये चीज़ काम नहीं करी, लेकिन कम से कम उसे इस चीज़ का महसूस तो होना चाहिए था, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। शायद कोई ऐसी चीज़ है जो कि मेरी पावर को ब्लॉक कर रही है। अब कोई और उपाय नहीं बचा और अब मैं इसे क्रश कर दूंगा फुल स्ट्रेंथ के साथ। फिर असल अपना हाथ ऊपर उठाता है और हम देखते हैं आसमान से बहुत सारे फायर एरोज उस ड्रैगन की ओर आ रहे होते हैं। वो फायर एरोज उस हाइड्रा की ओर बहुत ज़्यादा तेज़ी से आ रहे थे, जिसे देखकर हाइड्रा भी काफ़ी ज़ोरों से चिल्ला रहे होते हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं रसल ऊपर की ओर देख रहा होता है जो कि आसमान में एक फायर का सर्कल बन चुका था। रसल के हाथों में जो लाइटनिंग रिंग होती है वो भी इस फायर एलिमेंट से मिक्स हो जाती है। फिर रसल अपना हाथ ऊपर उठाता है और अपने इन दोनों मैजिक को एक साथ कंबाइन कर देता है और फिर वो फिफ्थ सर्कल का सबसे ज़्यादा पावरफुल अटैक जायंट थंडर हैमर क्रिएट कर देता है। रसल के हाथों में यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ी और बहुत ज़्यादा ताकतवर एक फायर एरो आ जाती है, या फिर कहें एक जायंट हैमर, जो कि वो अपनी पूरी जान लगाकर ये हाइड्रा की ओर फेंक देता है। असल की ये एसेंस से ज़्यादा पावरफुल थी कि एलन पेज के आसपास से होकर गुजर रही होती है, जिसमें एलन पेज भी सोचने लग जाते हैं, ये सच में कमाल का है। और एक मैं हूँ जो सिक्स सर्कल पे हूँ, फिर भी हम दोनों के बीच में इतना ज़्यादा डिफरेंस है। और यहाँ इस ओर हम देखते हैं जहाँ पर हाइड्रा बहुत बुरी तरीके से जख्मी हो चुके थे रसल के इस अटैक से। उनके मुंह से काफ़ी भारी मात्रा में खून निकलने लग जाता है। फिर पीछे से आवाज़ आती है जो कि हाइड्रा से कहती है, ये बहुत ही शर्मनाक बात होगी कि ये लड़ाई इस तरीके से ख़त्म हो जाए। ब्लड ड्रैगन की पावर जो मैंने तुम्हें दी है वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है। जागो मेरे सेवक। और ये आवाज़ उसी की होती है जो कि उधर दूर से बैठकर ये सब कुछ देख रहा था। फिर उसके ऐसा बोलते ही ये हाइड्रास और ज़्यादा पागल जैसे हो जाते हैं। इनके ऊपर एक बहुत भयंकर तरीके से पर्पल एनर्जी आ जाती है, एक ऐसी पर्पल एनर्जी जो कि इन्हें कवर कर रही थी एक सर्कल बैरियर के रूप में। और रसल ये देखकर कहता है ये बहुत खतरनाक साबित हो सकता है, मुझे इसे पूरा नहीं होने देना चाहिए। फिर रसल जल्दी ही अपने बहुत सारे अटैक यानी कि केबल्स उस काली शक्तियों से बने हुए उस बैरियर पे कर देता है। फिर रसल का जैसे ही अटैक उस पर लगता है एक बहुत बड़ा धमाका होता है और हम देखते हैं उस बैरियर का थोड़ा सा हिस्सा डैमेज हो जाता है और उसके अंदर वो हाइड्रा और भी ज़्यादा जख्मी हो जाते हैं। और ये मौका देखकर रसल ये सब कुछ एक बार में ख़त्म करने ही वाला था। वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर ही रहा था कि तभी अचानक वो देखता है वो डार्क पर्पल सुपर पावरफुल एनर्जी उन हाइड्रास को पूरे तरीके से कवर कर लेती है। फिर रसल को ये डार्क मैजिक देखकर कुछ याद आता है, ये डार्क मैजिक तो बिल्कुल उन कल्टिस्ट के डार्क मैजिक जैसा ही है। नहीं, एक मिनट रुको, ये उनके मैजिक से भी ज़्यादा डार्क है और उनसे ही थोड़ा बहुत मिलता जुलता भी, क्या ये कहीं। फिर तभी हम देखते हैं ये डार्क मैजिक से बनी हुई बैरियर पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी थी और इसके आसपास वो डार्क पर्पल स्मोक मंडरा रहा था। और ये देखकर एलन पेज और रसल दोनों ही बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं और इसे देख वहाँ खड़े सोल्जर्स भी कुछ नहीं कर पाते, वो भी खड़े के खड़े रह जाते हैं। और फिर जैसे ही वो सर्कल बैरियर खुलता है एक ऐसी चीज़ होती है जिसका रसल को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। उसमें से हाइड्रास का खतरनाक सा सिर निकलता है और इस बार 5 के बजाय
6 हेड्स निकलते हैं, जिसे देख रसल भी यही सोचता रह जाता है, क्या अभी अभी उसका एक सर बढ़ गया। फिर वो हाइड्रा बहुत ज़्यादा गुस्से में इनसे कहता है, घिनौने इंसान, मुझे मेरी माँ का बदला लेने नहीं दे रहे, बीच में घुस रहे हो, मैं तुम सबको ख़त्म कर दूंगा। और फिर वो हाइड्रा बहुत ज़ोरों से रसल और एलन की ओर अटैक कर देता है। फिर तभी तुरंत ही रसल भी एक शील्ड क्रिएट कर लेता है और एलन पेज से कहता है कि सारे वॉरियर्स को यहाँ से लेके जाओ और उन्हें सेफ रखे। फिर रसल उस हाइड्रा को अपने और पीछे खींचते हुए दूसरी ओर ले जाता है। और अब रसल यही सोच रहा होता है कि जो हाइड्रा पहले हार गया था उसके सिर्फ 5 सर थे और अब इसके 6 सर हैं। और यही सब सोचते सोचते और उस हाइड्रा के अटैक को डॉज करते हुए रसल आगे बढ़ रहा होता है और यहाँ इस ओर ये बैठकर सब कुछ देख रहा होता है। फिर यहाँ वापस हम देखते हैं रसल आगे बढ़ते बढ़ते एक पलटवार उस ड्रैगन पे फिर से करके मारता है। रसल को ये तो पता था कि उसके इस अटैक से इस ड्रैगन को एक स्क्रैच तक नहीं आएगा, लेकिन वो सोल्जर्स जो जा रहे हैं उन्हें भागने का और ज़्यादा वक्त मिल जाएगा। और अब यहाँ पर रसल अपने ड्रैगनिफिकेशन का इस्तेमाल करने वाला था। वो कहता है, और अब इतनी दूरी से शायद उसे मेरे ड्रैगनिफिकेशन का पता नहीं चलेगा, पर फिर भी मुझे थोड़ा सतर्क रहना होगा। फिर तभी वो हाइड्रा अपने मुंह से एक पॉइजनस अटैक रसल के ऊपर कर देता है, जिससे कि रसल भी बहुत तेज़ी से डॉज करते हुए अपने हाथ में लिए हुए उस हथियार को लेकर सीधा इस हाइड्रा के गर्दन पर एक ज़ोरदार कट मारता है। लेकिन रसल देखता है कि उसके गर्दन में जो कट आया था वो वापस से हील हो रहा है, यानी कि इसके पास रीजनरेशन की पावर है। फिर इसके बाद हम देखते हैं रसल अपने हाथों में वो उस केबल को लिए हुए हवा में फ्लो करने लग जाता है और उसे अपने फेस के सामने रखकर पकड़ता है। और अब यहाँ पर रसल अपनी सारी माना शक्ति को मिलाकर एक बार में ही अटैक करने वाला था। वो अपने इस हाथ में लिए केबल में सारा माना कंज्यूम कर लेता है और फिर बहुत तेज़ी से इस हाइड्रा की ओर आगे बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पर हाइड्रा का एक अटैक उसके पेट पे जाकर लग जाता है। फिर रसल किसी चीज़ का कवर लेकर जल्दी से नीचे बैठ जाता है और साथ ही साथ ये कहता है कि चलो अब इसे एक बार में ही ख़त्म करते हैं। और फिर अपनी पूरी जान लगाकर यह सीधा उस हाइड्रा के ऊपर फेंक के मारता है। और रसल के इस अटैक में ला मांचा और जायंट स्लेयर दोनों भी मिक्स होते हैं, जिससे कि उसका ये अटैक और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। फिर तभी रसल का जैसे ही अटैक उस हाइड्रा को लगता है वो बहुत ज़ोरों से चिल्लाने लगते हैं। वो उनके आंखों से खून निकलने लग जाता है। वो बहुत ज़ोरों ज़ोरों से दर्द में चिल्लाने लग जाते हैं और चिल्लाते चिल्लाते ये कहते हैं कि मैं तुम सबको श्राप देता हूँ, मैं सेवक हूँ द ग्रेट वन का, और जिस दिन इस जगह का वो आखिरी वक्त आएगा उस दिन तुम सभी लोग अपनी मौत से मुलाकात करोगे। फिर रसल उस हाइड्रा की बात को जैसे ही सुनता है वो सोचने लग जाता है, क्या कहा, सेवक किसी ग्रेटेस्ट वन का? ज़रूर किसी ने इन हाइड्रास को पहले चोट पहुंचाने की कोशिश की है। और यहाँ इस ओर ये सब देखकर कह रहा होता है, कोई अलग बात नहीं है कि ये सब कुछ मिलता जुलता है, कहीं ये ड्रैगन लॉर्ड तो नहीं है, ये डार्क शॉपिट जादू करने वाला, रसल को कह रहा होता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं रसल, रेमंड और एलन पेज अपने टाउन वापस लौट जाते हैं और यहाँ वो अपने कासल में होते हैं जहाँ पर इन सब बातों की सेलिब्रेशन हो रही होती है। रसल और एलन पेज उस हाइड्रा को जैसे हरा के आए तो वही सब लोग इस बात को लेकर बहुत खुश थे और इसीलिए ये सेलिब्रेशन हो रही थी। फिर यहाँ एलन रसल से कहते हैं, मैं इसे अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन मुझे ठीक करने में जो तुम्हारी सबसे ज़्यादा जादुई शक्तियों का इस्तेमाल हुआ और तुम्हारा ऐसा करना मुझ पर एहसान या फिर एक बोझ जैसा होगा। फिर रसल कहता है कि ऐसी भी कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक है। फिर तभी रसल उन लड़कियों की ओर देखता है जिसमें कि वो लड़कियाँ इसी ओर देखकर काफ़ी ब्लश कर रही होती हैं। फिर रसल एलन से कहता है कि वेल सर एलन, शायद अब आपको ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ये सुनकर एलन पेज को कुछ समझ नहीं आता। फिर तभी हम देखते हैं कि वो सारी लड़कियां आकर एलन पेज से चिपक जाती हैं। ये कहते हैं कि सर एलन पेज, नाइस टू मीट यू, और वो सारी लड़कियां अपने आप को इंट्रोड्यूस करने लग जाती हैं। और वहीं पीछे से रसल निकल लेता है और यहाँ रसल कहता है कि काफ़ी मेजर्स को इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ता है। हालांकि अब मेरी हेगेट से शादी हो चुकी है तो किसी का भी मुझ पर कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये चीज़ काफ़ी सही है। और वैसे मैं काफ़ी लंबे समय से हेगेट से मिला भी नहीं हूँ, कल पक्का उससे मिलूंगा। फिर तभी अचानक यहाँ पर रसल को कुछ महसूस होता है और जैसे ही वो ऊपर देखता है उसे वही शख्स दिखता है जो कि वहाँ उस पहाड़ पर बैठकर ये सब कुछ देख रहा था। और ये शख्स भी रसल को देखकर एक अलग तरीके से मुस्कुरा रहा था, या फिर शायद वो रसल की पावर को एनालाइज कर रहा था। और फिर वो शख्स वहाँ से सीधा चल देता है टेरेस की ओर। फिर यहाँ रसल सोचता है कि ये फीलिंग बिल्कुल वैसी ही थी। फिर रसल उसके पीछे जाता है और वो भी उस टेरेस पर आ जाता है जहाँ पर वो शख्स होता है। और वो शख्स उस टेरेस के उस जगह पर खड़ा होता है जहाँ पर हम हाथ रखते हैं, जिसमें कि रसल उससे कहता है कि मुझे एक बात पूछनी है तुमसे, क्या तुम कोई ड्रैगन हो? रसल को इस शख्स के पास खड़े होकर उसकी एनर्जी महसूस हो रही थी। ये एनर्जी तो बिल्कुल वैसी है जब मैं उन हाइड्रा से लड़ रहा था, और ड्रैगन की शक्तियों से ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है कि हाइड्रा को बढ़ावा देना।
फिर वो रसल के सामने जो खड़ा होता है वो कहता है, क्या पता। और फिर यहाँ हम देखते हैं उसके बैग से ब्लैक कलर के विंग्स निकल आते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़े होते हैं। और फिर ये रसल की ओर देखकर मुस्कुरा रहा होता है और साथ ही साथ वो धीरे से हवा में उड़ने लग जाता है और रसल से फिर कहता है, एक वक्त ऐसा था जब मुझे उस नाम से कहा जाता था।